बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू लर्न साइकोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो एन अप्रोच टू साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, टॉपिक नंबर 3 है हमारा साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। उसमें हम वून, प्लेटो, सोक्रेटिस और जॉन लॉक और एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे इसके, और हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे इसके ऊपर। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो मिस रक्षंदा शहनाज और हामिद खलील की बुक है ये, एन अप्रोच टू साइकोलॉजी, जिसकी मैं आखिर में एक पिक्चर भी डाल दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। डिग्री क्लासेस वॉल्यूम 1 BS 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपने ले लेनी है, कहीं से भी आपको करीबी शॉप से मिल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इजी वर्डिंग में, अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी बुक है ये कि इसकी इतनी आसान वर्डिंग है कि अगर आप का मैट्रिक लेवल है, आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, आपको बस पढ़ते ही ये याद हो जाती है। बात है सिर्फ टाइम देने की, जो कि आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और आप अगर इन वीडियोस को टाइम देंगे थोड़ा सा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस ऑफ माइंड के तौर पे ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसके बारे में क्या कहा। ग्रीक फिलोसोफर्स नेम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। ग्रीक फिलोसोफर्स ने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड का नाम दिया। माइंड इज डिफाइंड एज फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, सेंसेशन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस। माइंड जो है वो किस तरह से डिफाइन होती है? फीलिंग्स की तरह, सेंटिमेंट्स की तरह से, सेंसेशंस की तरह, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फंक्शंस। ग्रीक फिलोसोफर्स यूज्ड द टर्म ऑफ सोल एंड माइंड। जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने दो किस्म की टर्म्स का नाम लिया, सोल और माइंड का, अनएनिमसली यानी कि मुत्तफिका तौर पर इनका नाम लिया, दो टर्म्स का, सोल एंड माइंड। प्लेटो वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म। प्लेटो, अफलातून, वो पहला शख्स था जिसने इन दोनों टर्म्स का नाम लिया। एरिस्टोटल प्रोपोज्ड माइंड एज द फंक्शन ऑफ बॉडी। एरिस्टोटल ने कहा कि माइंड जो है वो फंक्शन ऑफ बॉडी है और मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, माहौल के थ्रू जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो अकर करते हैं, जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। जॉन लॉक डिक्लेयर्ड दैट सोल इज रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड माइंड इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जॉन लॉक ने कहा कि इसने डिक्लेयर किया कि जो सोल है, जो रूह है, वो एक मजहबी कॉन्सेप्ट है, एक मजहबी नोशन है, और जो माइंड है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ही प्रेजेंटेड द नोशन नोन एज टेब्यूला रासा। नोशन बच्चों कहते हैं किसी भी बिलीफ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो उसने कहा कि उसने एक नोशन, एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया टेब्यूला रासा का। टेब्यूला रासा कहते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते होते हैं ना कि दिमाग एक कोरा कागज़ है और बच्चों को जैसे भी जो भी करेगा उनके सामने वो वैसे ही उस कोरे कागज़ पे वो लिखता जाएगा बच्चा, और उसको प्रिंट और उसका दिमाग पे वो सब चीज़ें जो आप उसके सामने करते हो वो छपती जाएंगी और वो फिर उसी तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेब्यूला रासा, दैट मीन्स माइंड इज एब्सोल्युटली अ ब्लैंक शीट और अ ब्लैंक स्लेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बच्चे की पैदाइश होती है, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस मेक्स प्रिंट्स ऑन इट। जो इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं? अपना असर छोड़ जाते हैं, अपने छप जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ऑन इट व्हेन इंडिविजुअल एनालाइज, जब कोई भी बच्चा या इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है किस चीज़ को, एनालाइज करता है इन प्रिंट्स को, द इफेक्ट इज सेंसेशन एंड फीलिंग्स अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट, सिचुएशन एंड पर्सन। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम टॉयलेट ट्रेनिंग का पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, आपको इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग की, एक बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसमें अगर विमेन है, उसकी माँ है, और वो उसको ना जाने पर, टाइम पे ना जाने पर या किसी भी वजह से उसको वो झड़क देती है और बहुत ही बुरे तरीके से डांट देती है, तो उसका इतना अजीब असर होता है कि बच्चा उस पर्सन से, फॉर एग्जांपल अगर माँ है या उसकी पूरी, यानी कि अगर वो विमेन है तो वुमन की वजह से वो ज़िंदगी भर उसको जो है वो नफ़रत हो सकती है, किससे? ख़वातीन से, ठीक है। ये बहुत ऐसे केसेस आते हैं। सिचुएशन से, उसको क्या पता कि उसकी वजह से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ख़राब हो जाए, उसको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। एंड देन उसके बाद इवेंट, उस इवेंट से उसको जो है वो, या उस दिन अगर कोई ईद थी या कोई इवेंट था तो उससे उसकी वो नफ़रत जो है वो, हेट्रेड जो है
वो उसकी सेंसेशन और उसकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो जाएं, जिसकी वजह से उसको वो इवेंट से ही हेट्रेड हो जाए या नफरत हो जाए। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। द इफेक्ट इज sensation and feelings about that particular event, situation and person। अब हमारे पास आ जाता है in 19th century psychology was emerging as a separate discipline। 19वीं सदी में साइकोलॉजी जो है वो एक इमर्ज हो रही थी एक अलग डिसिप्लिन, क्योंकि पहले तो ये फिलॉसफी का एक हिस्सा थी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि साइकोलॉजी इमर्ज हो रही थी, लोग जान रहे थे साइकोलॉजी के बारे में, लोग और पहचान रहे थे, और जो फिलोसोफर्स थे या साइकोलॉजिस्ट थे, जो नॉलेज के लोग थे, वो इसके ऊपर अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अपनी थ्योरीज दे रहे थे, अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे थे किसी भी तरीके से। और तब जो है ये इट वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। तो 19वीं सदी में साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस का कहा गया। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड में वुंट ने क्या कहा? विल्हेल्म वुंट का आपने नाम सुना होगा। व्हेन वुंट एस्टैब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी एंड इवॉल्व्ड स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट इसने दिया था, और इसने अपनी 1879 में लेबोरेटरी बनाई लिप्जिग जर्मनी में। He defined psychology as a science of mind. Actually, Wundt and Titchener both were trying to study the mental processes. वो क्या कहता है कि उसने साइकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया? एज अ साइंस ऑफ माइंड। और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और माइंड का स्ट्रक्चर, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी जो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड पढ़ रहे हैं अभी। वुंट और टिचनर जो दो अशखास थे, इन दोनों ने इस बारे में बात की। बोथ वर ट्राइंग टू स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस, और दोनों ही ये कोशिश कर रहे थे कि हम मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ें, स्टडी करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। दो किस्म के मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निशन एंड अफेक्ट। परसेप्शन, बिलीव्स, थॉट्स एंड आइडियाज़ जो है वो किस में? कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस में चले जाते हैं, जो कि है कॉग्निशन। और जो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज परसीविंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। अफेक्ट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं हमारे पास? कॉग्निशन में, ठीक है। तो ठीक है, मैंने इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया। और जो अफेक्ट है वो रेफर करता है मेंटल प्रोसेसेस की तरफ इन्वॉल्विंग वंस फीलिंग्स, मूड्स और इमोशनल स्टेट, ठीक है। जब आप किसी को इमोशनल हुए हुए देखते हो, या अगर जो है वो किस तरह से महसूस कर रहा है, किसी का मूड क्या है, तो ये हम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ के अंडर आता है। वुंट के मुताबिक कॉग्निशन एंड अफेक्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर वुंट एंड कॉग्निशन एंड अफेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, जिसमें हम एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड के एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि हमें रेफर करता है 3 चीज़ों पे। वो पढ़ लेते हैं हम। एस्पेक्ट्स: कॉग्निशन, कोनेशन, बिहेवियर एंड अफेक्ट। जो हमने 2 चीज़ें पहले पढ़ ली, कॉग्निशन और अफेक्ट। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कोनेशन, यानी कि बिहेवियर, ठीक है। Are the 3 aspects of mental processes। ये mental processes के 3 aspects हैं। Actually it is the subject matter of psychology। ये psychology का subject matter है। That means psychology is the science of ABC: affect, behavior and cognition। To understand someone at any given time or to predict what one will do next। इस चीज़ को समझने के लिए कि किसी एक वक्त पे इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए कि एक इंसान उस वक्त अपना अगला कौन सा कैसे और कौन सा कदम उठाएगा, ठीक है। ये पाँव वाला कदम नहीं है, मतलब उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। वी हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट वन विल डू नेक्स्ट, वी हैव टू प्रिडिक्ट व्हाट वन विल डू नेक्स्ट, We have to understand what he or she is feeling। हमें ये समझना ज़रूरी होगा, ये जानने के लिए कि अगला क्या करने लगा है, हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि अगला जो है वो क्या फील करता है। A,
उसकी फीलिंग जो है वो पार्ट ए में आ जाती है, यानी उसकी कॉग्निशन में आ जाती है, उसके अफेक्ट में आ जाती है। डूइंग बी में आ जाता है उसका बिहेवियर, एंड थिंकिंग सी में आ जाता है उसका माइंड। इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब जो है वो उसकी कॉन्शियसनेस पे कंप्राइज्ड है, उसके सबकॉन्शियसनेस पे है, अनकॉन्शियसनेस में है, माइंड और मेंटल प्रोसेसेस हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो माइंड है और जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके फॉलोइंग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट पे है कंप्लीट यूनिट। माइंड इज अ कंप्लीट यूनिट। माइंड जो है वो एक CU है, एक कंप्लीट यूनिट है। इट डज नॉट वर्क एज डिफरेंट और सेपरेट फैकल्टीज। जो माइंड है वो डिफरेंट और सेपरेट फैकल्टीज की तौर पे काम नहीं करता, बल्कि इसके बरअक्स वो जो है एक कंप्लीट यूनिट है, सच एज मेमोरी, इमेजिनेशन और थिंकिंग। जैसे मेमोरी, इमेजिनेशन और थिंकिंग है। वी एनालाइज देम सेपरेटली जस्ट फॉर आवर स्टडी। हम सिर्फ इसको एनालाइज करते हैं अपनी स्टडी के लिए, सेपरेटली उसको एनालाइज करते हैं पर्पस, येट माइंड इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट यूनिट। हम जस्ट उसको, जब इसका मकसद ये है कि जब हम माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को बयान कर रहे होते हैं, उसकी फैकल्टीज़ को बयान कर रहे होते हैं, तो वो तो ठीक है, वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, लेकिन अपने आप में, बट माइंड इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट यूनिट, लेकिन अपने आप में माइंड जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है नॉन मैटर, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। नॉन मैटर, माइंड इज नॉट मेड ऑफ फ्लैश और अदर मैटर लाइक ब्रेन। माइंड जो है वो सिर्फ खून के लोथड़े से नहीं बना, और अदर मैटर लाइक ब्रेन या किसी और मैटर कहते हैं किसी और मादे से नहीं बना, जैसे ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना वाइट मैटर, ग्रे मैटर, एंड हेयर वी हैव दीज पार्ट्स एंड, ठीक है, उसको हम इस तरह से नहीं, ऑल्दो इट इज कनेक्टेड विद ब्रेन, लेकिन ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड भी है, येट वी कैन नेवर टच इट, बट वी कैन नेवर टच इट, सो इट इज, हेंस इट इज नॉन मैटर। एक्टिव वाला एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं। माइंड रिमेन्स एक्टिव विदाउट एनी गैप। माइंड जो है, आप सोते जागते उठते खाते पीते आप सब कुछ कर रहे होते हो, पर माइंड आपका एक्टिव ही रहता है, इवन दो यू आर स्लीपिंग। कॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं? देयर इज कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। माइंड इज कंपेयर्ड टू अ कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग स्ट्रीम, एक बहती नदी की तरह है माइंड, yet its past, present and future are connected to a complete whole। हाँ, लेकिन इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो एक कंप्लीट होल की तरह कनेक्टेड है। फिफ्थ एस्पेक्ट है सब्जेक्टिव। मेंटल प्रोसेसेस आर सब्जेक्टिव and very personal. No other person can directly observe or judge them. मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, और वेरी पर्सनल, बहुत ही पर्सनल होते हैं। कोई दूसरा बंदा आके इनको जज नहीं कर सकता, मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। After having all this discussion, if we replace the term of mind with mental processes, इस पूरी बात के ख़त्म हो जाने के बाद जब हम रिप्लेस कर देते हैं माइंड को मेंटल प्रोसेसेस के साथ, then this definition can become quite reasonable, even then it has to face some criticism। देखिए, हम पास्ट की जितनी भी डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो पढ़ के हम कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन पे आएंगे ना, तो वो कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो अभी हम उसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि जब डेफिनेशन है वो, अगर हम उसको माइंड से मेंटल प्रोसेसेस में रिप्लेस कर देते हैं तो शायद ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो रीजनेबल बन जाएगी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी इसको कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म ऑन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड का भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग का एक पार्ट भी आ सकता है इसमें।
So mind or mental process are untouchable and cannot be seen or observed. जो mind है और या mental processes होते हैं जो वो उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम छू नहीं सकते और उनको हम देख नहीं सकते, ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है इसकी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी. वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर मेंटल एक्टिविटीज़. हाँ ये है कि हम अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ से हम उनसे अवेयर हो सकते हैं एंड नॉट फॉर ऑफ अदर्स, लेकिन हम दूसरों की मेंटल एक्टिविटीज़ को का जो है हम नहीं पता लगा सकते. डिपेंडेंसी ऑन दिस डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन हुई साइकोलॉजी की तो हम इसके ऊपर जब अपना सारा जो है वो डिपेंड कर जाएंगे तो हम जो है वो हमारा नॉलेज जो है वो लिमिटेड हो जाएगा और वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, वो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होगी. अब वो प्रॉब्लम ही आती है, वो एक और प्रॉब्लम सारे बता रहा है इसमें, उसमें एक और प्रॉब्लम बताता है कि यार चलो आपके सामने एक क्लाइंट आता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आता है और वो आपको इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म वालों का मेथड ऑफ स्टडी था उसके तौर पे वो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा आप क्या करते हैं. आप उससे पूछ रहे हैं अपने क्लाइंट से यूँ क्यों होता है वो क्यों, और वो अपनी माइंड ऑफ स्टेट आपको बताता जा रहा है, आपके मेंटल प्रोसेसेस अपने आप के साथ शेयर कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, खुद को वो इंस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप उससे. लेकिन अगर आपके सामने कोई मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, आपके सामने एक एलिफेंट बैठा हुआ है, आप उससे ये बातें पूछ सकते हैं, आप एक बच्चे से ये बातें पूछ सकते हैं, या आप एक ऐसे बंदे से पूछ सकते हैं जो मेंटली रिटार्डेड है, नहीं पूछ सकते. तो एनिमल्स, किड्स एंड मेंटल प्रोसेसेस इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी देम. बहुत मुश्किल हो जाते हैं एज दे आर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, क्योंकि उनकी माइंड स्टेट जो है वो कॉन्टीन्यूसली उनके मेंटल प्रोसेसेस चेंज हो रहे होते हैं और ऑब्वियसली वो आपकी बात जो है वो समझ भी नहीं पाएंगे. अगर इंट्रोस्पेक्शन के अलावा आप कोई और मेथड भी यूज़ कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा. सो दिस डेफिनेशन इज़ ऑल्सो नॉट फुली एक्सेप्टेबल. तो ये डेफिनेशन जो है वो पूरे तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड की. तो यही तक जो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड ने हमने इसको पढ़ लिया. अब हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर लास्ट डेफिनेशन है, जो अभी करंट डेफिनेशन, फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, और हमारा जो है वो साइकोलॉजी का एक बहुत ही मज़े के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.